झारखंड में आप ये चीज़ देखिए, जब से झारखंड अलग हुआ है तो यहाँ पर एक खास चीज़ है, यहाँ पर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिली। मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर प्रेसिडेंट गवर्नर का रूल लगा, कई बार मुख्यमंत्री बने तो बहुत जल्दी पलट गए। तो चूंकि यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रही तो पॉलिटिकल कल्चर जो एक वर्ड होता है वो यहाँ डेवलप नहीं हो पाया। अभी फिलहाल वर्तमान में जो दो बड़े मुद्दे हैं आदिवासियों, एक मुद्दा बीजेपी के हाथ में है, एक मुद्दा जमीन कांग्रेस के हाथ में। सरना कोड का मसला है, बीजेपी पर आरोप है, कांग्रेस और जमीन की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि भाजपा सरना कोड नहीं देना चाहती है। अब भाजपा से हैं, क्यों नहीं देना चाहती? राजीव गांधी ने अपने दोस्त राजेश पायलट का क्या काम था बताइए मुझे, जो उसको मिनिस्टर बनाया गया था? दोस्त है मेरा तो मिनिस्टर बन जाए। राजीव गांधी ने अपने दोस्तों को मिनिस्टर वगैरह सब कुछ बना के रखा था। राजीव गांधी का किचन कैबिनेट को आप याद कीजिए, केवल राजीव गांधी के दोस्त हुआ करते थे। तो जो पार्टी शुरू से सेंट्रलाइज्ड पावर को लेकर चलती आई है, उस पार्टी से ये उम्मीद करना कि दे विल डिवॉल्व पावर टू ग्राम सभा, ये बिल्कुल एब्सर्ड सी बात है, ऐसा होने वाला नहीं है। रामदयाल मुंडा बनाया गया ट्राइबल बच्चों को यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। यूट्यूब में उन्होंने कुछ लेक्चर्स डाले हैं, उनका हेडिंग तक का स्पेलिंग सही नहीं होता है, वो ढंग से स्पेलिंग तक लिख नहीं पाते। बाबूलाल मरांडी जी ने इसको पॉइंट आउट भी किया था कि यूपीएससी की तैयारी करवा रहे हैं और यहाँ स्पेलिंग भी इनको जो ठीक नहीं किया जा रहा है। कैसे झारखंड सुधरेगा? यहाँ के लोगों के बीच में सरकारी सुविधाएं पहुँचेंगी, या अगर सलाह देना पड़े सरकारों को, चाहे सरकार जिसकी भी हो, फिलहाल हम चल रही सरकार, और सलाह देना पड़े तो किन किन मुद्दों पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए? पहले काम करना तो सब कुछ है, लेकिन ज़्यादा फोकस, पहले फोकस किस पर? आदिवासी बच्चा था, उसके साथ में क्या क्या किया गया था? उसके दांत को चाबी से तोड़ा गया था, उसको करंट लगाया गया था, उसको मारा गया था, उसको पीछे बेल्ट से मारा गया था, पूरा निशान, मतलब कंटिन्यू। वो बच्चा ऐसी उम्र में लाया गया था कि वो मुझे ये भी नहीं बता पा रहा कि किस घर से भागा है। मैं एकदम ऑन चैनल, ऑन इंटरव्यू दावे के साथ कह रहा हूँ आपको, रघुवर दास जी की जो सरकार थी 2015 से लेकर के 19 तक, 14-19 तक, उस सरकार में ऐसा एक भी आपको अधिकारी, आप ऑफ कैमरा पूछ लीजिए, चाहे वो एसपी हो, चाहे डीएसपी हो, चाहे डीसी हो, जिसका ट्रांसफर पोस्टिंग कंसिडरेशन को लेकर के हुआ था। झारखंड का परिचय पूरे देश के अंदर यह है कि झारखंड खनिजों से भरा एक प्रदेश है। यहाँ जंगल हैं, यहाँ की संस्कृति बहुत सुंदर है, लेकिन कई और परिचयों से झारखंड को जाना जाता है। जैसे आप दूसरे राज्यों में जाएंगे तो आपको जो होटल्स होंगे, वहाँ पे जो रूम सर्विस वाले बॉयज़ होंगे या फिर रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोग होंगे, तो वहाँ झारखंड के लोग मिल जाते हैं। नर्सिंग स्टाफ में झारखंड की लड़कियाँ ज़्यादातर दूसरे राज्यों में काम कर रही हैं। हम वैसे कई लोगों से बातचीत कर रहे हैं जिनका परिचय झारखंड से बाहर भी है, मतलब वो बाहर जाते हैं, देश विदेश जाते हैं, कई लोगों से मिलते हैं। जब लोगों से मिलते हैं तो वो लोग झारखंड को लेकर क्या सोचते हैं? झारखंड में और पॉलिटिकल कई मुद्दे हैं, पेशा का मामला है, सरना कोड मामला है, स्वास्थ्य की व्यवस्था है, कई और चीज़ें हैं। हमारे साथ फिलहाल बात करने के लिए शिक्षाविद, भाजपा के प्रवक्ता अजय शाह हैं। हम शुरू यहीं से करते हैं कि सर, झारखंड के बाहर आप जाते हैं, कई लोगों से मिलते होंगे, बिजनेस पर्पस होगा, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोग होंगे, या आप लीडर्स, आपके भाजपा के नेताओं से मिलते। पहला इंटेंशन झारखंड को लेकर लोगों के अंदर क्या है, इसको छोड़ के कि वो एक खनिज संपदा वाला राज्य है या कल्चर वहाँ का बहुत अच्छा है, उसके अलावा क्या है? देखिए आकाश जी, मैंने तो मतलब मैं 10th के बाद से ही बाहर रह रहा हूँ। +2 मैंने न्यू दिल्ली से किया है, उसके बाद बीटेक लॉ मास्टर्स मैंने पुणे से किया है, उसके बाद ऑडिट डिपार्टमेंट में मेरा जॉब था, तो उस समय मैं श्रीनगर में था, और उसके बाद पढ़ाई के लिए मैं दिल्ली में रहा। तो कई स्टेट्स में मैंने देखा है, समझा है। तो झारखंड को लेकर लोगों का जो परसेप्शन, आप बाहर जाएंगे तो झारखंड को लेकर जो परसेप्शन बनता है वो ये परसेप्शन बनता है कि झारखंड से दो तरह की खबरें आती है। पहली खबर आती है कि झारखंड में कोई व्यक्ति जो है वो लाल पानी पीने को मजबूर है, या फिर कोई व्यक्ति जो है वो कोयले में फंस करके मर गया, कोयले के खदानों में, या फिर कोई व्यक्ति उसको पीने के लिए साफ पानी नहीं है, बिजली नहीं है। और दूसरी तरफ जो एक कॉन्ट्रास्टिंग पिक्चर आता है कि झारखंड में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास में बहुत महंगी गाड़ियां हैं, बहुत पैसे वाले, अक्सर यहाँ पर रेड्स पड़ रहे हैं। तो एक कॉन्ट्रास्टिंग पिक्चर झारखंड के बाहर है, और लोगों का मन में परसेप्शन है कि झारखंड जो वहाँ पर जो डिवाइड है, जो गरीब और अमीर के बीच में, वो बहुत ज़्यादा, जो अमीर है वो काफ़ी ज़्यादा अमीर है, गरीब जो काफ़ी ज़्यादा गरीब है। तो ऐसा क्यों है, ये देखने वाली बात है, लोग उसको समझते हैं। दूसरी बात, झारखंड जब भी लोगों के मन में आता है तो उनके मन में एक पिक्चर आता है, वो झारखंड का ट्राइबल कल्चर।
ट्राइबल कल्चर को लेके लोग जानते हैं। जब भी हम भी किसी से मिलते हैं बाहर जा करके, तो झारखंड में ट्राइबल कल्चर को लेके एक बहुत ज़्यादा बातचीत होती है, वहाँ पर ट्राइबल कल्चर वगैरह। उसके बाद एक जो आपने कहा कि खनिज की बात नहीं करें, तो खनिज है, ये तो बात ये होती है, लेकिन इसके साथ साथ एक बात ज़रूर होती है कि जिस राज्य में इतनी ज़्यादा खनिज संपदा है, रिसोर्सेस हैं, वो राज्य बाकी जो इतने भी पैरामीटर्स हैं, चाहे हम जीडीपी की बात करें, पर कैपिटा इनकम की बात करें, या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स की बात करें, सारे इंडिकेटर्स में वो काफ़ी ज़्यादा पीछे क्यों हैं। और एक और बात आती है कि भाई जो स्टेट बिहार से अलग सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि एक अंडर डेवलपमेंट एक फैक्टर था, दूसरा फैक्टर था ट्राइबल एक आइडेंटिटी के बेसिस पे झारखंड अलग हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ही चीज़ें लगता है कि सफल नहीं हुई। पहला तो डेवलपमेंट के पैरामीटर्स में हम बिहार से कोई बहुत आगे नहीं हुए, पहली बात। दूसरी बात, ट्राइबल स्टेट का मतलब ये नहीं है कि केवल ट्राइबल के लिए अगर राज्य चाहिए। ट्राइबल स्टेट का यही मतलब हो गया कि उस राज्य में ट्राइबल्स की स्थिति अच्छी हो, ट्राइबल्स नौकरियों में आए, ट्राइबल्स व्यापार में आए। ये दोनों ही चीज़ें पैरामीटर जो है मिसिंग है। तो इन्हीं सब ब्रॉड लेवल पे लेकर के झारखंड को हम समझते हैं कि बाहर के लोग हमें देखते हैं। ट्राइबल स्टेट की बात है, जब कोई बाहर से कोई नेता है या कोई बिजनेसमैन है, कोई भी आता है, तो लोग लाल पहाड़ वाला जो गमछा होता है वो देते हैं, उनके पीछे लोग नाच रहे होते हैं ट्राइबल कल्चर पे। लेकिन जब हम लोग आपका साहिबगंज चले जाते हैं, पहाड़ी जनजातियों के इलाकों में, हम गुमला चले जाते हैं, एकदम इंटरनेट आदिवासी इलाकों में, तो वहाँ पानी के लिए लोग मर रहे हैं, अस्पताल नहीं है। इसी साल 20-25 पहाड़ी जनजाति बच्चे मर गए हैं। तो दोनों में एक तरफ आदिवासियों को नचवा कर नेताओं का स्वागत, दूसरी तरफ आदिवासियों की मौत, और कोई चर्चा तक। जी, एक मैं इसमें ये जवाब देना चाहूँगा कि एक इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट है भारत सरकार की, ये लगभग 2012-13 के आसपास एक रिपोर्ट आई थी। तो इस रिपोर्ट में झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में एक शब्द का यूज़ किया गया था, उसको रिसोर्स कर्स कहते हैं, अभिशाप, यानी कि खनिज का अभिशाप। वहाँ इस बात की चर्चा हुई कि झारखंड जैसे स्टेट, या फिर झारखंड जहाँ पर मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, या इंडिया के और डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, या फिर अफ्रीका की हम बात कर लें जहाँ पर मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा देखा गया कि जहाँ पर मिनरल रिसोर्सेज ज़्यादा है वहाँ पर गरीबी बहुत ज़्यादा है, या फिर वहाँ पर डेवलपमेंट इतना नहीं है। तो क्यों नहीं है? तो इकोनॉमिक सर्वे ने एक वर्ड कॉइन किया जिसको हम कहते हैं रिसोर्स कर्स, यानी रिसोर्स जो मिला उस स्टेट को, झारखंड को मिला, ये इसके लिए अभिशाप बन गया। क्योंकि जब रिसोर्स आ गया तो रिसोर्स को लूटने के लिए, रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए पूरे के पूरे वर्ल्ड से, फिर इंडिया से बहुत सारे बिजनेसमैन वगैरह यहाँ पर आए और उन रिसोर्सेज का जो है लूट करना चालू किया। और यहाँ पर एक और बात है, जब भी कोई मान लीजिए बाहर से व्यक्ति या फिर कोई बिजनेसमैन लूट करता है, तो इस लूट को बचाने के लिए जनता आगे बढ़ती है। यानी कि झारखंड में बहुत सारे आंदोलन हुए, हम जानते हैं। अब आंदोलन जो हुए, सारे के सारे आंदोलन जो हुए, तो आंदोलन करने वाले कौन से लोग थे? झारखंड के लोग थे, झारखंड के नेता थे। तो अब वो पहले आंदोलन कुछ और माध्यम से होता था, पहले वायलेंस भी यूज किया जा सकता था। उस समय स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन संविधान आ गया, सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, तो अब वो आंदोलन करने वाले लोग जो है पॉलिटिकल लीडर बन करके आ गए। अब झारखंड में आप ये चीज देखिए, जब से झारखंड अलग हुआ है, तो यहाँ पर एक खास चीज है, यहाँ पर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिली। मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर प्रेसिडेंट गवर्नर का रूल लगा, कई बार मुख्यमंत्री बने तो बहुत जल्दी पलट गए। तो चूंकि यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रही, तो पॉलिटिकल कल्चर जो एक वर्ड होता है वो यहाँ डेवलप नहीं हो पाया। पॉलिटिकल कल्चर डेवलप नहीं होने के कारण जो यहाँ के नेता है, जो वाकई में जो लोगों की लड़ सकते हैं, वो इतने स्ट्रांग नहीं बन पाए, मजबूत नहीं बन पाए। आपने कई बार देखा होगा, सरयू राय एक बात का जिक्र करते हैं कि हमने कई बार देखा है कि स्टेज पे आईएएस अधिकारी लोग स्टेज पर बैठे हुए और मंत्री विधायक जो वो स्टेज के नीचे बैठे हुए। तो चूंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं थी, तो पावर, डेमोक्रेसी में पावर का भी वैक्यूम नहीं रहता है, पावर को कोई ना कोई जो वो ऑक्यूपाई करेगा ही करेगा। तो चूंकि इनस्टेबिलिटी थी, तो नेता का जो पावर या फिर जो डेमोक्रेटिक पावर है लोगों का, उस पावर को अधिकारियों ने ऑक्यूपाई कर लिया। और जहां जहां अधिकारी बहुत ज्यादा पावर को ऑक्यूपाई करेंगे, तो वहां लोग और ज्यादा डीएलिनेट होते हैं, और वहां पर उन्हें ना तो वो राइट्स मिलते हैं, ना वो डेवलपमेंट मिलता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए डीएमएफटी फंड। डीएमएफटी फंड का पर्पस क्या था? जैसे हमने बात की कि आपने कहा कि इंटीरियर में जाइए तो पानी पीने को नहीं है, तो डीएमएफटी फंड बनाया इसलिए गया क्योंकि जिन जगहों पर पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, वहां पर एक फंड बनाया जाए जो कि वही के मिनरल रिसोर्सेज से जो रॉयल्टी टैक्स आएगा उससे वो फंड क्रिएट किया जाएगा और उसका यूज उसके लिए किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखा गया कि डीएमएफटी फंड जो है, उससे जिम बनाए गए हैं, बैंक्वेट हॉल बना लिए गए हैं, गाड़ियां खरीद ली गई है। तो डीएमएफटी फंड की अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं? क्योंकि अगेन डीएमएफटी फंड पूरी तरह से जो है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या और अधिकारियों के अधीन जो है वो होता है। और इसलिए बार बार जो बात पेशा की उठती है कि लोगों के हाथ में अधिकार जाएंगे तो वो चीजें ठीक होंगी, वो इसलिए भी उठ रही है कि झारखंड में बहुत बड़ी समस्या ये हुई है कि डेमोक्रेसी का स्पेस जो है वो ब्यूरोक्रेसी ने ज्यादा ले लिया
और यही इसका इफेक्ट आपको हर जगह, सड़क से लेकर के, शिक्षा से लेकर के, इकोनॉमिक्स में हर जगह ये देखने को मिला। मतलब लाल फीताशाही का बिल्कुल 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 वर्चस्व बढ़ गया। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जहाँ पर देखिए पूरे के पूरे हम जो बात करते हैं डेमोक्रेसी बोलते हैं, रूल ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो झारखंड में रूल ऑफ ऑफिसर्स बाय ऑफिसर्स और ऑफिसर्स के द्वारा सब कुछ कंट्रोल जो वो किया जा रहा है। तो इसी के लिए ही ये लड़ाई है कि ऑफिसर्स के हाथ से, ब्यूरोक्रेसी के हाथ से पावर शिफ्ट होकर जब आम व्यक्ति के हाथ में आएगा तभी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी और तभी कुछ जो है बड़ा डेवलपमेंट का मॉडल हम यहाँ पर देख सकते हैं। आप तो कई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुके हैं, अभी भी जाते हैं फैकल्टी के तौर पे। आपने कभी ऐसा रहा कि कोई आदिवासी बच्चा आया हो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा हो, रेशियो में उनकी आबादी ज़्यादा हो? झारखंड को कहा जाता है आदिवासी बहुल इलाका राज्य, उनके लिए लोग काम करते हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी आती है पहले उनके मुद्दों पर फोकस करते हैं, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, राजद, तमाम। आपका बतौर शिक्षक कभी ऐसा दिखा आपको कि हाँ बहुत बड़ी आदिवासियों की आबादी जो एकदम पढ़ रही है, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रही है, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही है? नहीं, ऐसा इसकी फ्रेंकली बताया तो काफ़ी ज़्यादा कमी है। मतलब मान लीजिए यूपीएससी, मैं तो यूपीएससी की क्लासेस लेता हूँ, तो क्लासेस में आप जाएंगे तो ट्राइबल्स हैं, ऐसा नहीं कि ट्राइबल्स बच्चे नहीं हैं, लेकिन जिस प्रोपोर्शन में होना चाहिए खास करके उस स्टेट में जो कि ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट है, तो वैसा प्रोपोर्शन देखने को जो नहीं मिलता। और खास करके बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में आप देखेंगे तो मैं तो डीयू में भी पढ़ा हूँ, यूनिवर्सिटी पुणे में भी पढ़ा हूँ, तो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में झारखंड से जो लोग बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, तो उनमें भी ट्राइबल का प्रोपोर्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम ही दिखाई देता है। लेकिन ये मैंने देखा है कि जो ट्राइबल्स स्टूडेंट्स, मान लीजिए चाणक्य में ट्राइबल स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, तो वो मतलब मेहनती बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं। मतलब अपने काम को लेकर के, मतलब अगर पढ़ाई करने को आए हैं तो बहुत सिंसियरली पढ़ाई भी करते हैं, मेहनत करते हैं। उनकी कैपेसिटी से जितना हो पाए, नहीं हो पाए तो बात की बात है, लेकिन मेहनती बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये बात सही है कि इन सारे के सारे, खास करके बिजनेस में अगर आप देखेंगे, जैसे कि अभी एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, आप जो भी स्टेट उठा लीजिए, जैसे हम क्योंकि स्टेट की बात कर रहे हैं, मान लीजिए हम पुणे की बात करें, बैंगलोर की बात करें, या जो मेट्रो सिटीज़ की बात करें, तो हम जब जॉब की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट जॉब, तो जॉब्स में ज़्यादातर झारखंड जैसे स्टेट जो है, जो अंडर डेवलप्ड स्टेट्स है, वहाँ पर जॉब का मतलब है सरकारी नौकरी। जब भी आप देखेंगे कोई नेता या जॉब के लिए बोल रहा है, या हम भी जॉब की बात करते हैं, हम सरकारी नौकरी की बात करते हैं, एसएससी के थ्रू, आरआरबी के थ्रू वगैरह बात करते हैं। लेकिन आप मेट्रो सिटीज में जाएंगे, झारखंड के जितने लोग मेट्रो सिटीज में बाहर सेटल हुए हैं, सरकारी नौकरी करने तो नहीं गए, नहीं। वो वहाँ पर जाके क्या करते हैं, या तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं या कोई अपना बिजनेस खड़ा करते हैं। तो ये जो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स है, यानी कि अपना एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इस क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वो झारखंड में बहुत ज़्यादा मिसिंग है। झारखंड के ट्राइबल्स जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा कम है। इसको लेकर के सरकार ने कई सारी योजनाओं को शुरू भी किया। उदाहरण के लिए स्किल डेवलपमेंट शुरू किया गया कि ट्राइबल जो यूथ है उनके बीच में स्किल डेवलप किया जाए। स्किल डेवलप करने के बाद में वो अपना कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करेंगे। लेकिन हम सभी जानते हैं कि स्किल डेवलपमेंट में कितना बड़ा स्कैम हुआ है। स्किल से जुड़े हुए आईएएस ऑफिसर, स्किल से जुड़े हुए ब्रोकर वगैरह कई सारे तो जेल में है। तो यानी कि वो भी एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट उसमें भी नहीं लिया गया। और मुझे लगता है कि ट्राइबल्स जो यूथ है, एक तो सरकारी नौकरी में जाना और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इन दोनों में ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप पढ़ाई वाला में क्यों लगता है ये कम है वहाँ लोगों का? जैसे आप तो कह रहे हैं कि नहीं, देखिए सीधी सी बात है ना, जैसे आप चाणक्य की बात करें तो वहाँ कम आदिवासी बच्चे हैं जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है? देखिए सीधी सी बात है कि जब कोई बच्चा ग्रेजुएशन या फिर पीजी की बात करे या फिर पीएचडी की बात करे, तो बिल्कुल एक प्राइमरी एजुकेशन से चीज़ें शुरू होती है। अब ज़्यादातर जो ट्राइबल क्षेत्र है, मान लीजिए कि मेरा घर तो चक्रधरपुर के आसपास ट्राइबल क्षेत्र है। ज़्यादातर ट्राइबल क्षेत्र, तो ट्राइबल्स बच्चे जो है वो ज़्यादातर अपनी शिक्षा के लिए निर्भर करते हैं, गांव के स्कूल्स में निर्भर करते हैं, जो मिडिल स्कूल्स है, प्राइमरी स्कूल्स है। अभी आप कल का ही पेपर देख लीजिए, 7,000 बच्चों में एक टीचर है। यहाँ पर ज़्यादातर मिडिल स्कूल में एक टीचर, अगर 5 क्लासेस है वहाँ पर, तो एक टीचर पहले इस क्लास में पढ़ा रहा है, फिर वही टीचर दूसरे क्लास में जा रहा है, फिर वही टीचर दूसरे क्लास में जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर इस तरह की शिक्षा व्यवस्था होगी, जैसे कल ही हमने देखा कि एक बिहोर जाति का जो बच्चा है, वो रिम्स में 3 घंटे बेड के लिए जो है वो मर गया, मृत्यु हो गई उस बच्चे की। हम आगे आएंगे, उस बच्चे की मृत्यु हो गई। तो कहने का ये मतलब है कि जो ट्राइबल्स है, जो कि मान लीजिए मेन स्ट्रीम सोसाइटी से अभी पूरी तरह से अटैच नहीं हुए, या फिर जो गरीब हैं, अगर उनकी शिक्षा में, स्वास्थ्य में इस तरह की कमी रहेगी, तो वही कैरी आउट होता है, बड़े तक वही कैरी आउट होगा। जैसे सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की हम बात करें, जब सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस सीएम ने बनाया था तो कहा था कि ऐसा स्कूल बनाएंगे कि यहाँ पर जो है आने के लिए पैरवी करनी होगी। लेकिन अब सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का रिजल्ट देखिए,
तो रिजल्ट आप देखेंगे तो रिजल्ट आपको बिल्कुल बहुत ही बुरा रिजल्ट आया, हुआ है, बहुत बुरा रिजल्ट आया। तो कहने का मतलब है कि अब उन्हीं में से कुछ बच्चे जाकर के यूपीएससी की तैयारी करेंगे, या उन्हीं में से कुछ बच्चे जाकर के हायर एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे। तो कहने का मतलब है सरकार की अगर एपैथी होगी, जैसे आपने कहा कि ट्राइबल्स बच्चे क्यों कम है, मान लीजिए मरांग गोम की स्कॉलरशिप की हम बात करें, तो मरांग गोम की स्कॉलरशिप में जो है उसमें एसटी एससी सारे बच्चों को भेजा जाता है, लेकिन प्राइमरीली मरांग गोम की स्कॉलरशिप जो ट्राइबल्स बच्चों के लिए बनाया गया था, सोच वही थी, बाद में ऐड किया गया। तो ट्राइबल्स जो स्टूडेंट्स हैं उनको फॉरेन जाने के लिए आपने सिर्फ 25 बच्चों को आपने सेलेक्ट किया। 25 देखेंगे झारखंड की पॉपुलेशन से बहुत ही कम प्रोपोर्शन है। तो अगर सरकार को इस तरह की इनोवेटिव पॉलिसी बनाए कि ठीक है आपको सरकार लोन ही दे दे, मतलब फॉरेन में पढ़ने के लिए लोन दे दे, बाद में आपका लोन रिपे कर दीजिए तो भी, लेकिन उसका दायरा क्या बढ़ाने की जरूरत है। यानी कुल मिलाकर के अगर बहुत ही स्टार्टिंग से ट्राइबल कम्युनिटी में शिक्षा स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दिया गया तो जाहिर सी बात है वो एक्यूमुलेट होता होता जाएगा और उसका रिजल्ट बाद में भी। लेकिन वो मरांग गुम के वाले में भी जो लोग गए हैं वो बहुत पहले से सक्षम है, फाइनेंशियली सक्षम है, परिवार आर्थिक रूप से मजबूत है, कोई आम आदिवासी नहीं गया। सबके पास आईफोन है, आईपैड, हम लोग फोटोज देखते हैं, सेल्फीज डालता है लोग, तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर किसी योजना का पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा है, यानी आप सिर्फ नंबर काउंट कर रहे हैं कि हमने, जैसे मैं आपको एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जो मैंने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे किया था, मिशन यूपीएससी। मिशन यूपीएससी में कहा गया कि ट्राइबल्स बच्चों को हम जो है दिल्ली में यूपीएससी के लिए पैसे देंगे, ठीक है। तो ये बताइए मुझे कि किन बच्चों को उसकी जरूरत है? उन बच्चों को जरूरत है जो आर्थिक रूप से तो कमजोर है और जो अभी पढ़ाई में बहुत आगे नहीं बढ़े हैं। सरकार ने कहा है कि हम उन ट्राइबल बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे दिल्ली जाने के लिए जिन्होंने ऑलरेडी यूपीएससी के इंटरव्यू में अपियर हुआ है। तो अगर कोई ऑलरेडी यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहा है, यूपीएससी का मेंस दे रहा है, तो उसको उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन फिर आप उसको स्कॉलरशिप क्यों दे रहे हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको अपने नंबर जो है वो दिखाने हैं कि हमने जो है 20 बच्चे 50 बच्चों को स्कॉलरशिप दे दिया और ये देखिए ये हमारा जो है नंबर पूरा हो रहा है। यानी कि कहने का मतलब है कि बाय स्पिरिट जो उसकी मूल भावना है उसको अगर आप पूरा नहीं करेंगे तो सिर्फ आप नंबर ही काउंट करेंगे, फॉर्मेलिटीज निभाते रह जाएंगे और ग्राउंड पे जो दिखना है वो चीज़ फिर आपको दिखने को नहीं मिलेगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए मैं महाराष्ट्र का एग्जांपल देता हूँ। महाराष्ट्र में ट्राइबल बच्चों के लिए एक सेपरेट इंस्टीट्यूट है, ट्राइबल रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट करके बनाया गया है। इट्स वेरी प्रोफेशनल, मतलब वो इतना प्रोफेशनल है। सेम चीज बनाया गया है झारखंड में, रामदयाल मुंडा जी के नाम पर बनाया गया है। दोनों यूपीएससी की तैयारी करवाती है। आज से लगभग 2.5 साल पहले वो ट्वीट अभी बालो मरांडी जी का होगा, जो रामदयाल मुंडा बनाया गया ट्राइबल बच्चों को यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। यूट्यूब में उन्होंने कुछ लेक्चर्स डाले हैं, उनका हेडिंग तक का स्पेलिंग सही नहीं होता है, वो ढंग से स्पेलिंग तक लिख नहीं पाते। बाबुल मरांडी जी ने इसको पॉइंट आउट भी किया था कि यूपीएससी की तैयारी करवा रहे हैं और यहाँ स्पेलिंग भी इनको जो है ठीक नहीं किया जा रहा है। तो कहने का क्या मतलब है, आप सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जो शेड्यूल्ड कास्ट के बच्चे हैं उनके लिए एक अलग इंस्टीट्यूट है, बाटी, बाबा साहब के नाम पर एक इंस्टीट्यूट खोला गया। जो ओबीसी छात्र हैं उनके लिए महात्मा फुले के नाम पर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया। इवन जो जनरल छात्र हैं जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं उनके लिए भी ट्राइबल एक सेपरेट रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला गया। और उनका रिजल्ट देखिए, हर साल बहुत सारे बच्चे वहाँ से क्वालिफाई होकर के, महाराष्ट्र से ट्राइबल बच्चे क्वालिफाई होते हैं। लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो यूपीएससी का एग्जांपल लिया, ऐसे बहुत सारे अनगिनत एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि अगर ऑनेस्ट एफर्ट आप नहीं लेंगे केवल नंबर्स बनाने के लिए, केवल एक काउंटिंग करने के लिए कि हमने देखिए इस स्कीम को लॉन्च कर दिया, हमने स्कीम दे दिया पोस्टर में लगाने के लिए, तो फिर वो रिजल्ट को पूरा जो है वो नहीं कर पाएगा। और अगेन मैं इस बात को कह रहा हूँ कि डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रीजन क्या है, मतलब क्यों नहीं हो पा रहा है, जिस कारण से नहीं हो पा रहा है उस पे आपको ये करना होगा, तभी जो है ये। और जैसे कि यूपीएससी का एग्जांपल लिया हमने, तो यूपीएससी में ट्राइबल्स बच्चे बहुत ज्यादा क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं, तो कारण क्या, तो हम उसको ग्रेजुएशन से ठीक करना चालू करेंगे। लेकिन आप कहाँ ठीक कर रहे हैं, इंटरव्यू स्टेज पे। तो यानी कि यू आर जस्ट फुलफिलिंग द फॉर्मेलिटीज और इसी कारण से रिजल्ट में काउंटिंग करना है जी, काउंटिंग करना है जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपको आप बतौर शिक्षाविद ले ले या फिर बतौर नेता ले ले, प्रवक्ता ले ले, समाज सेवी ले ले, आपको क्या लगता है कि झारखंड सिर्फ इंडस्ट्री या खनिज के बूते ही रह सकता है? जैसे कर्नाटक की अगर हम बात करें तो वहाँ एजुकेशन एक बड़ा चेंजेज हुआ उसके इकोनॉमी को लेकर, क्योंकि वहाँ के सारे लोग आते थे बीएचयू, मुंबई जाते थे पढ़ने के लिए। लेकिन जब वहाँ एक बड़ा चेंज आया, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ बने, तो वहाँ एक मतलब इकोनॉमिकली सब कुछ ठीक हुआ। महाराष्ट्र में जिला वाइज यूनिवर्सिटीज़ खुल रहे हैं,
झारखंड के अंदर आप सोचिए कि रांची यूनिवर्सिटी और श्यामा प्रसाद के भरोसे एक पूरा बड़ा एरिया कवर चल हो रहा रहा है, है, बिल्कुल। गुमला तक चले जाइए, सिमडेगा चले जाइए। बिल्कुल खूंटी एक कॉलेज है जो पूरा उतने बड़े खूंटी को कवर कर रहा है। बिल्कुल। बोकारो चले जाइए, एक पीजी करने के लिए कॉलेज नहीं है। बिल्कुल मैं जिस प्रखंड से आता हूँ उस प्रखंड में एक ग्रेजुएशन के लिए डिग्री कॉलेज नहीं है। बिल्कुल। तो क्या एजुकेशन सिस्टम पर काम होता तो और शायद झारखंड चेंज होता। निसंदेह, बिल्कुल बिल्कुल। एजुकेशन आप देखिए, मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ। झारखंड से जितने बच्चे बाहर जाते हैं, 12th के बाद में जाते हैं, आप देखिए आईआईटी में मेडिकल में झारखंड का रिजल्ट बहुत अच्छा है। इट्स ऑसम। मतलब ज्यादातर बच्चे यहाँ पर आईआईटी क्रैक करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, नीट भी क्वालिफाई करते हैं, और वो 12th के बाद जो है बाहर चले जाते हैं, या 10th के बाद में वो कोटा वगैरह शिफ्ट हो जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। आप यहाँ पर देखिए कि एजुकेशन सेक्टर में वो बच्चे बाहर गए, बाहर जाकर के फिर कहीं से आईआईटी चले गए, फिर वहाँ से यूएस चले गए, करके अपना एक तरह से पूरा का पूरा सिस्टम में वो इंटीग्रेट हो जाते हैं। फिर कुछ लोग उसमें से वापस आते हैं, कुछ लोग वापस नहीं आते हैं। इस पूरे के पूरे प्रकरण में रोल जो है वो शिक्षा का रोल है। लेकिन बाहर जो बच्चे जा रहे हैं, वो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो उसमें बहुत बड़ा रोल प्राइवेट सेक्टर का है। प्राइवेट कोचिंग जितने झारखंड में है वहां से लेते हैं, तब वो जाके आईआईटी क्वालिफाई करते हैं। बाहर की भी यही स्थिति है। आप ये देखिए कि झारखंड से बच्चे जो बाहर पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, चाहे वो किसी भी जगह जाए, चाहे भुवनेश्वर जाए, या वो कोलकाता जाते हैं, या बेंगलोर जाते हैं, पुणे जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, इसमें से एक डीयू जो है वो एक्सेप्शन में आ गया। डीयू में ज्यादातर कॉलेज है वो गवर्नमेंट मैनेज कॉलेज है। अदरवाइज बेंगलोर में, पुणे में, उड़ीसा में, कोलकाता में ज्यादातर बच्चे प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज में जाते हैं। यानी इन सारे स्टेट्स के लैंडस्केपिंग को चेंज करने वाले प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, डीम्ड यूनिवर्सिटी। अब वही चीज अब झारखंड में आई है। अब झारखंड में मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। 1.5 साल हो गया है, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने एमओयू साइन किया। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का वो कॉलेज है। अजीम प्रेमजी के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, रिचेस्ट बिजनेसमैन इंडिया के हैं, उनके फाउंडेशन के पास भी पैसे की कमी नहीं है। जिस जगह में अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी बनेगा, आप बाहर जाके देखिए, भुवनेश्वर में देखिए, जहाँ पर किट है, या कहीं पर भी देखिए, उस पूरे के पूरे शहर का इकोनॉमिक्स कॉलेज की वजह से चेंज हो जाता है, यूनिवर्सिटी की वजह से। ठीक है, यानी अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी आएगी, एक तो बच्चे जो पढ़ेंगे वहाँ पढ़ेंगे ही, पूरे के पूरे उस एरिया का लैंडस्केपिंग जो है वो चेंज हो जाना, इकोनॉमिक लैंडस्केपिंग। लेकिन मेरी जानकारी में अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का नक्शा अभी जो लटका हुआ है, या हो सकता है आजकल में पास हुआ होगा तो नहीं हुआ होगा, यानी 1.5 साल से वो स्ट्रगल कर रहा है अपना नक्शा पास कराने के लिए। आरकेडीएफ एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी आई है, उन्होंने नामकुम में जमीन लिया है, उनका नक्शा इन्होंने अभी तक पास नहीं किया है। तो ऐसे यूनिवर्सिटीज जो प्राइवेट सेक्टर के यूनिवर्सिटीज है, जो कि यहाँ पर आना चाह रहे हैं, और बेंगलुरु पुणे में बहुत सारी यूनिवर्सिटी जहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं, वो आना चाहते हैं यहाँ पर, लेकिन वो किस सूरत में आएंगे? जब आप उनको एक अच्छा लैंड प्रोवाइड करेंगे, आप उनको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, सिंगल विंडो क्लियरेंस देंगे कि उनको फॉरेस्ट का क्लियरेंस हो, या फिर पीओसी पॉल्यूशन का क्लियरेंस हो, या एजुकेशन डिपार्टमेंट का सपोर्ट हो, वो उनको अच्छे से मिले तो अपने आप वो आएंगे। यानी कुल मिलाकर के सरकार को, झारखंड सरकार में चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, उनको इस बात को रियलाइज करना होगा कि सरकार हर कुछ नहीं कर सकती। हमें कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तभी जाके डेवलपमेंट होगा। अब आप एक छोटी सी चीज देखिए, मैं आपको एक बहुत स्ट्रेंज सा एग्जांपल दूंगा। कई बार जब नौकरियों की बात आती है तो लोग कहेंगे अरे गांव के लोग हैं, गांव के लोग हैं, ये स्किल कहाँ से इनका डेवलप होगा नौकरी करने के लिए, है ना? तो कोई बहुत हाई फाई इंग्लिश बोलने वाला लड़का है तो उसको बोलेंगे ये जॉब लग जाए, गाँव के लोग इंग्लिश। लेकिन जामताड़ा में नेगेटिव मॉडल, यानी क्रिमिनल्स ने झारखंड के बच्चों की एनर्जी को नेगेटिव डायरेक्शन में लगाया। जामताड़ा में ऐसा स्किल डेवलप कर दिया नेगेटिव डायरेक्शन में कि वो यूएस के क्लाइंट बैठे बैठे उनको भी वो बेवकूफ बना दे रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से ऐसा स्किल डेवलप नहीं किया गया था। अगर जो साइबर स्किल उनके अंदर डेवलप किया गया, जिस साइबर स्किल को डेवलप करके वो हैकिंग कर रहे हैं, जिस साइबर स्किल पर वो इस तरह के क्राइम कर रहे हैं, अगर उन्हीं का अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में उनका यूज किया गया था स्किल डेवलपमेंट करके, तो वो जाहिर सी बात है मेन स्ट्रीम सोसाइटी में कितना बड़ा रोल वो प्ले कर सकते थे। तो कहने का ये मतलब है कि सरकार का ध्यान अगर इस ओर जाएगा। एक और छोटा सा एग्जांपल लीजिए, आप देखिए हम लोग जोमेटो वगैरह से खाना मंगाते हैं, जोमेटो से मंगाते हैं, ब्लिंकिट से मंगाते हैं, फ्लिपकार्ट से मंगाते हैं। इन लोगों ने कितने लोगों को रोजगार दिया होगा? गिग वर्कर जिसको आम शब्द में कहा जाता है, ये जितने हैं आप जिनको देखिएगा उसमें से कोई स्टूडेंट है जो जोमेटो का काम पार्ट टाइम कर रहा है, या कई ऐसे जो कि कहीं नौकरी नहीं करते हैं। तो ये सारा कॉन्सेप्ट किसी गवर्नमेंट सेक्टर का तो नहीं है, ये सारा कॉन्सेप्ट किसका है? प्राइवेट सेक्टर का है। यानी प्राइवेट सेक्टर ने अगर यहाँ पर जोमेटो चालू किया तो उससे कंज्यूमर को भी फायदा हुआ, घर बैठे उसको खाना मिल गया,
उसको एम्प्लॉयमेंट में मिला, कंपनी को फायदा हुआ, कंपनी ई कॉमर्स से टैक्स उठाएगी, उस टैक्स से सरकार को रेवेन्यू मिलेगा। तो ये एक आइडिया है, जो आइडिया इंप्लीमेंट हुआ जिससे सबके लिए विन विन सिचुएशन आया। तो कहने का मतलब है कि सरकार की तरफ से अगर ऐसा विन विन सिचुएशन लाना है तो उनको इस तरह के आइडिया को जनरेट करके इम्प्लीमेंट करना होगा, तभी जाकर के झारखंड का एजुकेशन भी इम्प्रूव होगा और झारखंड में जो यूथ है वो भी प्रोफेशनली जो है वो ज़्यादा इम्प्रूव होंगे। लेकिन ये इंडस्ट्री वाले मामले में, या फिर हम एजुकेशन इंडस्ट्री की बात करें, या और लैंड एक इशू आता है। कई बार लैंड वाले मामले में जो रैयत होते हैं या जो गांव वाले होते हैं उनके साथ भी कई बार डिस्प्यूट होता है। कई इलाकों में आप चल जाएंगे तो, जैसे हम बोकारो की बात करें तो 65-64 में अधिग्रहण हुआ है और अभी तक वहाँ पे इशू चल रहा है कि हमको ये नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली, ये नहीं। ये किस पे भी झारखंड थोड़ा डरता है। देखिए, लैंड के इशू की जब भी बात होती है आकाश जी, आप इस बात को समझिए कि लैंड केवल एक झारखंड का इशू नहीं है। मैं आपको साबित कैसे करूंगा। इंडिपेंडेंस के मूवमेंट के समय में कांग्रेस पार्टी, नेहरू जी या फिर जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे, उस समय उनका एक नारा था लैंड टू लैंडलेस, यानी आज़ादी होगी हम सबको क्या देंगे, लैंड देंगे। और उसके बाद में कई सारे रिफॉर्म्स आए, टेनेंसी रिफॉर्म्स आया, उसमें सीलिंग एक्ट आया, जमीन को सील कर दिया गया। आपने सुना होगा पहले लोग कहते थे जहां तक नजर जा रही है वहां पर मेरे दादाजी की जमीन है, अब वो समय चला गया, सबके लैंड को सील कर दिया गया। उसी समय के लैंड रिफॉर्म्स के बाद में जिन जिन स्टेट ने लैंड रिफॉर्म्स को अच्छी तरह से इंप्लीमेंट किया उन स्टेट्स का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हुआ। केरला की बात करें, तमिलनाडु की बात करें। जिन स्टेट्स ने लैंड को अच्छे से रिफॉर्म नहीं किया उन स्टेट्स में या तो पॉवर्टी आ गई या फिर नक्सलिज्म आ गया। उदाहरण के लिए नक्सलबारी, जो नक्सलिज्म आया, नक्सलबारी कहाँ से आया, वेस्ट बंगाल से वो आया। उसके बाद अगर हम बात करें, हम यहाँ बात करें झारखंड की बात करें, यहाँ भी ये समस्या। और अगर इस पूरे के पूरे समस्या को अगर आप कनेक्ट करेंगे तो आपको इसका एक ही जो है रीजन मिलेगा, वो है पॉलिटिकल विल। जिस जगह के पॉलिटिशियंस का पॉलिटिकल विल था वहां पर चीजें इंप्लीमेंट हुई है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप पूरे इंडिया में जब भी कोई लैंड एक्विजिशन करने के लिए गया है, टाटा कंपनी गई नैनो प्लांट बनाने के लिए, बहुत बड़ा, वेदांता का उड़ीसा का एपिसोड याद कीजिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा तमिलनाडु में, हर जगह ये फेस हुआ है। लेकिन जहां पर पॉलिटिशियन ने उसको अच्छे से मैनेज किया है वहां पर इस समस्या का भी हल निकला। तो कहने का मतलब है ट्राइबल कम्युनिटीज जो है, आदिवासी समाज जिनके पास में जमीनें हैं, अगर उनके पास में भरोसे की कमी है, वो भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनको लग रहा है कि नहीं, ऐसी कहानियां हमने हजारों बार सुन ली कि कंपनी आएंगी, तुमको नौकरियां मिलेगी, सब कुछ होगा। तो ये जिम्मेवारी फिर किसकी है? पॉलिटिकल क्लास की जिम्मेवारी है। तो पॉलिटिकल विल अगर स्ट्रांग होगा, पॉलिटिकल विल तरीके का होगा, तो जाहिर सी बात है इसमें भी कोई, जैसे अभी हम लोग रैंप का इशू देख रहे हैं, रैंप के इशू में बहुत बड़ा विवाद बनते हैं, रिम्स 2 का भी एक विवाद। तो विवाद जो चल रहा है इसका मतलब क्या है? कि इसका मतलब है कि जो पॉलिटिशियन जिनके हाथ में इंप्लीमेंट करने की जिम्मेवारी है उन पे कहीं ना कहीं लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, और ट्रस्ट लोग नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि वो जमीन भी देना नहीं चाहते। यानी पॉलिटिकल विल अगर स्ट्रांग होगा, चीजें स्ट्रीमलाइन होगी। अब मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अभी मान लीजिए वर्तमान की जो सरकार है, वर्तमान की सरकार कहीं पर गई लैंड एक्विजिशन करने के लिए, तो क्या उन पर सवाल नहीं उठेंगे कि आपको जब लैंड एक्विजिशन करने को दिया गया था तो सेना की जमीन को लेकर के आपने एक बिजनेसमैन को बेच दिया। तो जिन लोगों ने सेना की जमीन को लेकर बिजनेसमैन को बेच दिया, सेम बात हम करें FRA की, फॉरेस्ट राइट एक्ट। फॉरेस्ट राइट एक्ट क्यों बना है? ताकि फॉरेस्ट की जमीन को बचाया जा सके, आदिवासी का उसमें अधिकार है। लेकिन बोकारो में देख लीजिए, 100 एकड़ से ज्यादा फॉरेस्ट की जमीन को ये कर दिया गया। तो जिस रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट में इन तरह की गड़बड़ियां होगी, उस रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आवाज होना एकदम बिल्कुल लाजमी है। और अगर आप पूरे इंडिया का एग्जाम्पल लेंगे तो हर इंडिया के एग्जाम्पल में लैंड रिफॉर्म जब हुए हैं, कोई ना कोई एक ऐसा बड़ा लीडर खड़ा रहा है जिन्होंने लैंड रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट किया है और विश्वास सबका जीता है, तब जाकर के चीजें आगे बढ़ी है। अभी फिलहाल वर्तमान में जो 2 बड़े मुद्दे हैं आदिवासियों के, एक मुद्दा बीजेपी के हाथ में है, एक मुद्दा जिन्होंने कांग्रेस के हाथ में है। सरना कोड का मसला है, बीजेपी पर आरोप है, कांग्रेस और जिन्होंने की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि भाजपा सरना कोड नहीं देना चाहती है। अब भाजपा से है, क्यों नहीं देना चाहती? देखिए, सीधी सी बात है, भाजपा ने कभी ये नहीं कहा कि सरना कोड हम नहीं देंगे। हमारा ऑब्जेक्शन कुछ चीजों को लेकर के है, कुछ पर्टिकुलर चीजों को लेकर के है, शुरू से रहा है। वो ऑब्जेक्शन क्या है? वो कोई सरना कोड से जुड़ा ऑब्जेक्शन नहीं है, या फिर हमारी विचारधारा की बात है वहां पर। देखिए, हमारे देश में जो 2 प्रमुख नेशनल पार्टीज हैं जो कि ओपोनेंट्स पर, एक तरफ
बीजेपी है, बीजेपी की अलायंस है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी है। हम दोनों में मूल जो बुनियादी फर्क है वो एक चीज का फर्क है, वो है नेशन के कॉन्सेप्ट को लेकर के, राष्ट्र का कॉन्सेप्ट जो क्या है। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि राष्ट्र जो है वो नेशन इन मेकिंग है, इंडिया का भी राष्ट्र था ही नहीं, नेशन इन मेकिंग है, धीरे 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 राष्ट्र बन रहा है और ब्रिटिश के आने के बाद में चीजें होनी चालू हुई है। हमारा मानना है कि इंडिया जो है जब से सनातन धर्म है तब से इंडिया एक राष्ट्र था, हम उस विचार को मानते हैं। यानी हमारे कॉन्सेप्ट में राष्ट्र का मतलब हो गया वो सारी संस्कृति, सारी सभ्यता जो भारत का कभी ना कभी हिस्सा थी और उसकी कोई शुरुआत नहीं है, कोई उसका ये मैं डेट नहीं कह सकता कि इस दिन भारत की शुरुआत हुई है। तो जब हम एंशिएंट इंडिया की बात करेंगे, जब हम इतने पीछे चले जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उस समय हम हिंदुज्म को छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि हिंदुज्म जो है वहीं से भारत और हिंदुज्म एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा। सुप्रीम कोर्ट में जब पूछा गया कि भाई हिंदुज्म क्या है, जैसे कि आमतौर पर हम जो धर्म बताते हैं, धर्म वर्ड का यूज करते हैं, फिर रिलीजन वर्ड का यूज करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में भी जब ये क्वेश्चन आया तो वहां पर भी कहा गया कि जो हिंदुज्म है वो एक ट्रेडिशनल धर्म से उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदुज्म हर इंसान के लिए अलग अलग है। मान लीजिए मैं जिस मंदिर में जाता, हो सकता है आप उस मंदिर में कभी गए भी नहीं होंगे। हमारे देश में कई सारे लोग हैं जो कि, कुछ लोग ऐसे जो कि रावण की भी पूजा करते हैं, कई सारे लोग हैं जो कि ऑब्वियसली भगवान राम की पूजा करते हैं। और हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें आपको नास्तिक होने की भी आजादी है। कोई नास्तिक है यानी कि हम ये मानते हैं कि किसी ने ये बोल दिया कि मैं ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता, यानी ये बोल करके अब ईश्वर को मान रहे हैं, ईश्वर को नहीं मानता, यानी आप मान रहे हैं और उसको डिनाई कर रहे हैं। तो ऐसे लिबरल धर्म में यही एक ऐसा धर्म है, पूरे के पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा धर्म उदाहरण है जहां पर कोई भी धर्म बाहर से आया तो वो बहुत आसानी से उसमें इंटीग्रेट हो गया। जिस धर्म में पहले से आजादी हो, बहुत सारे भगवानों की पूजा होती है, बहुत सारी पद्धति है, अलग अलग रूट्स है, वहां पर और कुछ अगर रिलीजन आ जाता तो आसानी से वो इंटीग्रेट हो जाता है। और कुछ रिलीजन हमारे धर्म से भी अलग हुए हैं, जैसे कि सिखिज्म की अगर बात करें, हम बुद्धिज्म की बात करें, हम जैनिज्म की बात करें, तो ये एक हिंदुज्म इतना बड़ा धर्म है और उसमें इतनी डाइवर्सिटी है कि हर डाइवर्सिटी जो है एक दूसरे से कई बार अलग होती हुई दिखाई देती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नॉनवेज फूड को हाथ भी नहीं लगाते हैं, इसी में से कुछ सेक्ट ऐसे हैं जो कि नॉनवेज फूड को पूरे अच्छे तरह से इसका सेवन करते हैं, पर दोनों ही हिंदुज्म के पार्ट में माने जाते हैं। हिंदुज्म को अगर मैं आपको बताना चाहूँ, तो अगर एक वाक्य में बताना चाहूँ तो ये भगवान शिव के परिवार की तरह है। भगवान शिव है, भगवान शिव की पत्नी पार्वती है, साथ में गणेश है, साथ में चूहा, सब भगवान जो शिव है उनके गले में सांप है, और कार्तिक जो है, कार्तिक के साथ में मोर है। सांप और जो मोर दोनों की दुश्मनी है, और जो चूहा है, चूहा और सांप की दुश्मनी है, लेकिन सब लोग क्या है, एक साथ में, एक ही परिवार में एक साथ में जो वो रह रहे हैं। पार्वती के साथ जो शेर है उसके नंदी से दुश्मनी है। तो शिव परिवार का मतलब ये हो गया कि अलग अलग लोग हिंदुज्म में एक साथ कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। हमारा ऑब्जेक्शन हर उस ताकत के खिलाफ है, हर उस शक्ति के खिलाफ है जिन्होंने इस डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट नहीं किया बल्कि इसको कमी बताया। हम कह रहे कि हमारा स्ट्रेंथ है कि जिसमें अलग अलग पद्धति के लोग, पूजा पद्धति के लोग हैं, पर फॉरेन पावर्स जो आए, वेस्टर्न जो पावर्स आए, वो बार बार कहते हैं कि नहीं, ये अलग अलग जो पद्धति है उसी में से कुछ पद्धति को वो अलग अलग धर्म का नाम देने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग इसमें सक्सेसफुल भी हुए, कई लोग सक्सेसफुल नहीं हुए। हमारा ऑब्जेक्शन बस इतना ही है। और जहां तक सरना धर्म की बात है, सरना धर्म या फिर जितने प्रकृति की पूजा के आते समय, हम उन सबका सम्मान करते हैं। अभी नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि भारत में सेंसस होगा, सेंसस में कॉलम जो है वो आएगा। जब कॉलम आएगा, सेंसस में क्या कॉलम रहता है ट्राइबल समाज के लिए, हिंदुज्म के लिए क्या कॉलम रहता है, क्योंकि केवल बात ये सेंसस इंडिया का होने जा रहा है, ये सेंसस झारखंड का नहीं हो रहा है। यानी हम केवल एक झारखंड के लिए अलग सेंसस नहीं बना सकते हैं। जब बात सेंसस ऑफ इंडिया की होगी तो जाहिर सी बात है ऐसी चीजों पर विचार किया जाएगा, ऐसी पॉलिसी पर विचार किया जाएगा जो पूरे देश में यूनिफाइड हो। यानी कि आदिवासी समुदाय, देश के आदिवासी के लिए बिल्कुल पूरे आदिवासी समुदाय केवल झारखंड में तो नहीं है, आदिवासी समुदाय महाराष्ट्र में बहुत बड़ी संख्या है, छत्तीसगढ़ में बहुत सारी संख्या है, उड़ीसा में बहुत बड़ी संख्या है। हमारा स्टैंड अभी बस यही है कि आदिवासी समाज के विकास के लिए, उनकी संस्कृति को बचाए रखने के लिए हम बहुत ज्यादा प्रतिबद्ध हैं। हमारी जितनी भी पॉलिसी नरेंद्र मोदी जी की आई है, अभी कुछ समय पहले अमित शाह जी ने एक
भारत भाषा अनुभाग की शुरुआत की है, जो कि होम मिनिस्ट्री के अंदर में है, जिसका मकसद है कि बहुत सारे जो लैंग्वेजेस है, खास करके ट्राइबल्स के बीच में लैंग्वेजेस है, जो कि धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, उनको जो है वापस मेन स्ट्रीम में लेकर आना, उनका विकास करना। तो सरना कोड पे हम सरना कोड के साथ हैं, हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन उसकी रूपरेखा क्या होगी, उसका रोडमैप क्या होगा, ये एक चर्चा का विषय है। पर चर्चा जो भी हो, रोडमैप जो भी हो, कोड जो भी आए, जो आदिवासियों की भलाई के लिए होगा वही हम करने वाले हैं। और जो आदिवासियों के नाम पर रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं, जो राजनीतिक नौटंकी कर रहे हैं, वो अपने मंसूबों में कभी जो है कामयाब होने वाले नहीं। दूसरा एक बड़ा मुद्दा फिलहाल पॉलिटिकल है, एक तरफ जेएमएम कांग्रेस सरना कोड पे सड़क पर है, और बीजेपी मुखर है पेशा को लेके कि पेशा को स्टेट में पूर्ण रूप में लागू करना है। कांग्रेस ने पिछले कई महीनों से 3 बार कार्यशालाएं की, लेकिन अभी तक वो मूल रूप को उसका प्रारूप तय नहीं हो पाया है। और उन कार्यशालाओं में के राजू बार बार आते हैं, तीनों कार्यशालाओं में, कभी रेडिशन ब्लू, कभी कहीं कभी कहीं। बीजेपी का स्टैंड क्या है पेशा को लेकर, और कितना महत्वपूर्ण है आदिवासियों के लिए पेशा, क्या उनको फायदा हो जाएगा पेशा? देखिए आकाश जी, पेशा को समझने के लिए, पेशा को जानने के लिए, पेशा के बैकग्राउंड को समझना भी बहुत जरूरी है, ताकि हम समझ पाए कि पेशा की जो मूल भावना है, असल में पेशा की मूल भावना क्या है। देखिए हमारा जब देश आजाद हुआ, नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने, तो नेहरू जी ने पूरे के पूरे देश को कुछ ब्लॉक्स में डिवाइड किया, जिसको हम डेवलपमेंट ब्लॉक्स बोलते हैं। और उन्होंने शुरुआत की एक प्रोग्राम की जिसको कहते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। 1952 में स्टार्ट हुआ, जब हमारा पहला जनरल इलेक्शन हो गया। तो उसके बाद पूरे के पूरे कम्युनिटी डेवलपमेंट्स को जो है एक ऑफिसर लीड करता था, जिसको हम बीडीओ आज भी कहते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और नेहरू जी की ये मंशा थी कि पूरे के पूरे देश को डेवलपमेंट ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया जाए, उसको एक ऑफिसर लीड करे, और वही डेवलपमेंट ब्लॉक में सब कुछ हो, चाहे पानी हो, चाहे शिक्षा हो, सड़क हो, हर कुछ उसके जरिए हो। लेकिन 1957 यानी कि 5 साल के बाद में रिव्यू किया गया कि भाई ये जो डेवलपमेंट ब्लॉक्स हुए थे, इन्होंने कितना काम किया है। तो बलवंत राय मेहता जी की कमेटी बैठी, बलवंत राय मेहता जो कि गुजरात के सीएम भी थे, एक्स सीएम। उनकी कमेटी को का काम ये था कि भाई ये जो हमने बनाया है सीडीपी, ये कितना महत्वपूर्ण हुआ। बलवंत राय मेहता की कमेटी ने कहा कि ये सारे के सारे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो वो चोर हैं, और सिर्फ एक ही काम करते हैं, भ्रष्टाचार। अगर आपको सही मायने में, उनकी रिपोर्ट में बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपको सही मायने में कुछ करना है, सही मायने में अगर आपको विकास करना है, तो तभी होगा जब लोगों के हाथ में डिसीजन मेकिंग आएगा। यानी कुल मिलाकर के रिपोर्ट में ये कहा गया कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी जो सत्ता अधिकारियों के हाथ में है, हम जब कहते हैं, मान लीजिए एक बार सुप्रीम कोर्ट में किसी ने एक पिटीशन डाल दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन तो हमने नहीं बनाया, वी द पीपल, हमने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रीएम्बल में भी लिखा हुआ है। किसी ने कहा कि हमने तो नहीं बनाया प्रीएम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कुछ लोगों ने बनाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको ऑब्जर्व किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा लेकिन उन लोगों को तो आपने ही चुना, जनता ने चुना है। तो वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हो गया, जिसमें कि हम कुछ लोगों को चुनते हैं और वो जाके हमारे लिए कानून बनाते हैं। जैसे भी पार्लियामेंट, हमने लोगों को चुना, पार्लियामेंट में 500 लोग बैठे, उन्होंने कानून बना दिया और वो जो यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो गया। लेकिन रियल मायने में डेमोक्रेसी वो होती है इसमें आम आदमी डे टू डे लेवल पे डिसीजन ले सके, ना कि सिर्फ 5 साल में एक बार जाके वोट किया और घर वापस आ गया। डेमोक्रेसी का जो मतलब होता है। तो बलवंत राय मेहता की कमेटी ने बताया कि आपको डेमोक्रेसी इन्फोर्स करना पड़ेगा, लोगों के हाथ में सत्ता देनी पड़ेगी। तब 1957 में कॉन्सेप्ट आ गया पंचायती राज का। पंचायती राज बिल्कुल सिंपल सी बात है, लोगों के हाथ में सत्ता ही जाएगी। तो उसका 1957 में ही 1959 में 2 अक्टूबर 1959 गांधी जी का जो बर्थडे था, गांधी जी जो कि पंचायती राज के बहुत बड़े सपोर्टर थे, तो राजस्थान के नागौर में पहली बार पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की शुरुआत होती है। और उसके बाद आंध्र प्रदेश, बाकी सारे स्टेट्स ने पंचायती राज को अपना लिया। पेशा पंचायती राज से जुड़ा हुआ है, तो पंचायती राज का एक्सटेंशन, इसलिए हम पंचायती राज को डिस्कस कर रहे हैं। तो पंचायती राज पूरे के पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट कांग्रेस पार्टी ने कर दिया। लेकिन 1977 जब पहली बार नॉन कांग्रेस की सरकार आई, मोरारजी देसाई की सरकार आई, और जिस समय बीजेपी भी उस समय जनसंघ के रूप में साथ थी इसमें, तो एक कमेटी बनती अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी का पर्पस था कि पंचायत जितने बने हुए राज, इसको हम जो है जांचेंगे। तो रिपोर्ट में आया कि पूरा का पूरा सिस्टम पंचायत का सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए बना हुआ है। सरपंच है, मुखिया है, सब लोग हैं, ना इलेक्शन टाइम पे हो रहा है, ना उसको पैसा टाइम पे मिल रहा है,
ना उसको कुछ पावर लिया जा रहा है, उनके फर्जी सिग्नेचर किए जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मुखौटा बन के पंचायती राज बना हुआ है, कोई इनका काम वीडियो ही साफ कर रहे हैं, वो वीडियो साफ कर रहे हैं। अब अशोक मेहता कमेटी ने कहा कि अगर इसको सही में कुछ करना है तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए। उसके बाद कुछ समय के लिए जनता पार्टी की सरकार थी, चली गई, फिर से कांग्रेस की सरकार आई। कांग्रेस की सरकार आने के बाद में फिर से एलएम सिंघवी कमेटी बैठी। एलएम सिंघवी जो कि अभी आतंकवादियों के सबसे बड़े लॉयर है, अभिषेक मनु सिंघवी, उनके पिता थे एलएम सिंघवी। एलएम सिंघवी कमेटी बैठी। एलएम सिंघवी कमेटी ने भी रिपोर्ट में लगभग यही कहा कि नहीं, अब पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देना चाहिए। उसके बाद गागडिल कमेटी बैठी, जो लास्ट कमेटी बैठी, तो उसने भी यही कहा। राजीव गांधी ने कुछ कोशिश की, लेकिन असली कोशिश जो है नरसिम्हा राव के समय में हुआ और 73rd अमेंडमेंट एक्ट हमारे देश में आ गया, जिसने कहा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा जो है हम देते हैं। और 74th आ गया पंचायती राज का ये दूसरा रूप, जो कि नगर निकाय जिसको कहते हैं, उसको भी हम संवैधानिक दर्जा देते हैं। नगर निगम, नगर परिषद, नगर परिषद, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर शिफ्ट हुआ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से पावर शिफ्ट हो गया लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट के दो पार्ट, रूरल में पंचायती राज, अर्बन में नगर निकाय। मतलब इस पूरे के पूरे सिस्टम का स्पिरिट एक ही है कि जो डेमोक्रेटिक पावर है उसको रिलीज करना, सेंट्रल टू स्टेट, स्टेट टू लोकल बॉडीज, यही इसका मुख्य मूल भावना जो बिल्कुल यही है। 96 में ये देखा गया कि जो शेड्यूल्ड एरिया है, आदिवासी रहते हैं, उनका कल्चर बाकी लोगों से थोड़ा सा अलग है। उनके कस्टम को बचाना, उनकी संस्कृति को बचाना, सभ्यता को बचाना, लेकिन पंचायत राज भी लागू होना चाहिए। तो आ गया पेसा, पंचायत राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, जिस पेसा को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम कहते हैं एक्सटेंशन एक्ट। वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंशन एक्ट, यानी पंचायती राज के सिस्टम को एक्सटेंड जहां आप कर दिया, वो बन गया पेसा। यानी मूल भावना पेसा की यही है कि जो पावर है वो किसके हाथ में रहे, गांव वालों के हाथ में रहे। ग्राम सभा, जिस तरह से विधानसभा है, जिस तरह से संसद है, उसी तरह से ग्राम सभा भी एक बन करके बाहर आए और ग्राम सभा सारे के सारे मेजर फैसले ले, चाहे वो छोटे मोटे पुलिसिंग का फैसला हो, या फिर न्याय पंचायत हो, या फिर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की बात करें, मार्केट हाट को रेगुलेट करने की बात करें, टैक्सेशन की हम बात करें, हम वहां पर कोई माइनिंग लाइसेंस की बात करें, शादी विवाह के कुछ फैसले हो, कुछ जजमेंट हो, यानी एक तीसरी सरकार बनाने की कोशिश है पेसा। अब हेमंत सोरेन सरकार जो कि पेसा को लेकर के कहती है, नेहा शिल्पी तिर्की का बयान आता है या फिर कांग्रेस के लोगों का बयान आता है कि हम पेसा ऐसा बनाएंगे वैसा बनाएंगे। आप पेसा कभी बनाने की आपकी मंशा थी नहीं। क्यों नहीं मंशा थी? कि मैंने आपको क्या कहा, पेसा इज एक्सटेंशन ऑफ पंचायती राज। पंचायती राज को शेड्यूल्ड एरिया में जब एक उनके हिसाब से हम बनाएंगे तो बन जाएगा पेसा। तो पंचायती राज के आपने क्या किया, पंचायत भवन जर्जर हालत में, पंचायत सचिव परेशान, पंचायत में जो एक स्वयं सेवक हुआ था वो परेशान, फंड भी नहीं, ग्राम सभा के पास में कोई पावर नहीं, ग्राम सभा को एकदम कोई आपने कुछ उसको डेवलप ही नहीं किया। कहने का मतलब, और आज जो ये वर्कशॉप करना है, वर्कशॉप में इस बात को लेकर चिंतित है कि ग्राम सभा को क्या पावर दे, क्या पावर नहीं दे। यानी कुल मिलाकर के आज भी वही मेंटेलिटी बाहर आ गई कि ग्राम सभा को पावर कैसे दे दे, ग्राम सभा तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। क्योंकि दो चीजें हैं, पहला तो आपने ग्राम सभा का कैपेसिटी बिल्डिंग किया नहीं, और दूसरा कांग्रेस पार्टी हमेशा एक सेंट्रलाइज्ड पार्टी के रूप में रही है। चाहे हम नेहरू की बात करें, इंदिरा गांधी की बात करें, राजीव गांधी की बात करें, इवन सोनिया गांधी के समय नैक, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, उसने भी पूरे पावर को सेंट्रलाइज किया। तो जिस पार्टी का माइंडसेट ही है सेंट्रलाइज्ड पावर को रखना, वो पार्टी कभी भी पावर को रिलीज नीचे नहीं कर सकती है। और मैंने आपको क्या बताया, पंचायत का दूसरा प्रारूप कौन है, नगर निकाय। नगर निकाय में आज किसके थ्रू अप्रूवल करवा रहे हैं, अधिकारी के थ्रू। तो नगर निकाय में अब अधिकारी के थ्रू कंफर्टेबल ज्यादा है, और आप कह रहे हैं कि हम पंचायत में शेड्यूल्ड एरिया में ग्राम सभा को देंगे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि सरकार की मेंटेलिटी को ऑपरेट करता है। सरकार बहुत कंफर्टेबल है अधिकारियों के थ्रू शासन कराने में, ग्राम सभा को पावर देने में कभी भी हेमंत सोरेन सरकार या फिर कांग्रेस पार्टी कभी भी ये कंफर्टेबल है ही नहीं। और यही इनका फंडा है, सिर्फ और सिर्फ भाषणों में होगा। मैं आपको आज इंटरव्यू में बोल रहा हूं, पेसा कल को इंप्लीमेंट हो भी गया, अगर मान लीजिए कल को पेसा इंप्लीमेंट हो जा रहा है 1 जुलाई से,
5 साल के बाद रिव्यू में देखिएगा या 1 साल के बाद आप कवर कीजिएगा, वही वीडियो, वही सीओ, वही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सब कुछ करेंगे ग्राम सभा के नाम पर। ग्राम सभा नाम पे सब कुछ दे देगा, पर ग्राम सभा को रियल पावर ये सरकार कभी देने वाली जो है वो नहीं। कैसे नहीं, इतना तो कार्यशाला हो रहा है, कांग्रेस कर रही है कंटिन्यू। ये कार्यशाला तो 70-80 साल से कर रहे हैं। मैं तो आपको बोल ही रहा हूँ कि भाई रेडिसन ब्लू में हो रहा है, यहाँ हो रहा है, के राजू आ रहे हैं, बार महात्मा गांधी जो है, जब हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें महात्मा गांधी के कितने विचारों को लिया गया। महात्मा गांधी के जितने विचार थे सबको इन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में डाल दिया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी कि जो संविधान में है और संविधान में नहीं भी है। संविधान में नहीं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है, स्टेट को डायरेक्शन दे दिया। पंचायती राज को उसी समय डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में डाल दिया गया। यानी कि आपको 92 आजादी के गांधी जी जो कितने बड़े फाउंडिंग फादर थे इंडिया के, उनके विचार पंचायती राज और संवैधानिक दर्जा कब दे रहे हैं? 1992 में जाके संवैधानिक दर्जा दे रहे हैं। इतना लंबा जो है वो अंतराल लग गया। यानी कहने का मतलब है कि राहुल गांधी आकर के बोलते हैं कि हाँ हम पंचायती राज की बात करेंगे। पंचायती राज का इन्होंने एक अलग संगठन भी बना रखा है जिसके चेयरमैन वगैरह सब कुछ है, लेकिन रियल नहीं ना। देखिए एक पॉलिटिकल पार्टी है, जिस पॉलिटिकल पार्टी का स्ट्रक्चर ही हाई कमांड कल्चर चल रहा है, जिस पॉलिटिकल पार्टी में सबसे टॉप बैठा हुआ आदमी ही डेमोक्रेसी से चुन करके नहीं आ रहा है, वो खुद जो उसका बेटा बनेगा वही पॉलिटिकल पार्टी संभालेगा। तो उस पॉलिटिकल पार्टी के हेड से आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो बाकी जगह पे पैसा जैसे पे ग्राम सभा को पावर डिवॉल्व करेगा? और प्रूव हो चुका है ना। मतलब इंदिरा गांधी ने तो इमरजेंसी जैसा चीज लगा दिया। इमरजेंसी क्या था? सबसे बड़ा इंडिया के टाइम में, आज के समय में सेंट्रलाइज्ड पावर जो था वो इंदिरा गांधी के समय था। अब राजीव गांधी के समय पता कर दीजिए। राजीव गांधी ने अपने दोस्त राजेश पायलट का क्या काम था बताइए मुझे, जो उसको मिनिस्टर बनाया गया था? दोस्त है मेरा तो मिनिस्टर बन जाए। राजीव गांधी ने अपने दोस्तों को मिनिस्टर वगैरह सब कुछ बना के रखा। राजीव गांधी का किचन कैबिनेट को आप याद कीजिए, केवल राजीव गांधी के दोस्त हुआ करते थे। तो जो पार्टी शुरू से सेंट्रलाइज्ड पावर को लेकर चलती आई है, उस पार्टी से ये उम्मीद करना कि दे विल डिवॉल्व पावर टू ग्राम सभा, ये बिल्कुल एब्सर्ड सी बात है। ऐसा होने वाला नहीं है। अंतिम में हम लोग आते हैं, बहुत लंबी बातचीत है, कैसे झारखंड सुधरेगा, यहाँ के लोगों के बीच में सरकारी सुविधाएं पहुंचेंगी, या अगर सलाह देना पड़े सरकारों को, चाहे सरकार जिसकी भी हो, फिलहाल हेमंत सोरेन की सरकार, और सलाह देना पड़े तो किन किन मुद्दों पर ज्यादा फोकस होना चाहिए? पहले काम करना तो सब कुछ है, लेकिन ज्यादा फोकस, पहले फोकस किस पर? देखिए सबसे पहला फोकस अगर मुझसे कोई पूछे तो पूरे के पूरे झारखंड के मैंने जो पहले में स्टार्ट किया था कि ब्यूरोक्रेसी ने पूरे के पूरे पावर स्ट्रक्चर को यहाँ जो कैप्चर कर लिया है, इससे छुटकारा दिलाना, इससे निजात दिलाना ही इसका सबसे पहला मकसद है। देखिए मैं एकदम ऑन चैनल, ऑन इंटरव्यू दावे के साथ कह रहा हूँ आपको, रघुवर दास जी की जो सरकार थी 2015 से लेकर के 19 तक, 14-19 तक, उस सरकार में ऐसा एक भी आपको अधिकारी आप ऑफ कैमरा पूछ लीजिए, चाहे वो एसपी हो, चाहे डीएसपी हो, चाहे डीसी हो, जिसका ट्रांसफर पोस्टिंग कंसिडरेशन पे लेकर के हुआ था। मैं एक डीएसपी से मिला, उस डीएसपी ने मुझे कहा कि मेरी एक पोस्टिंग हुई है XYZ जगह पे रघुवर दास के समय पे, और जब उनकी पोस्टिंग हुई तो उस पोस्टिंग में कोई कंसिडरेशन नहीं लिया गया, उनकी पोस्टिंग प्योरली फीडबैक पे की गई। यानी फीडबैक ये था कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए आदमी जो अच्छा है, अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकता है। उसने मुझे बताया कि मेरा पोस्टिंग के बाद में अगला 2 साल जो मैं वहाँ रहा, मेरा पूरा फोकस इसी पे था कि मैं लॉ एंड ऑर्डर को अच्छे से रख सकूं। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको अच्छे से नहीं रखूंगा तो फिर से मेरा जो तबादला कहीं और कर दिया जाएगा, क्योंकि मेरा फीडबैक पे ही हुआ है। आज की सरकार में अगेन आप ऑफ कैमरा, ना तो मैं यहाँ किसी का नाम ले सकता हूँ, लेकिन आप ऑफ कैमरा पूछेंगे तो पूरी तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा चल रहा है। यानी किसी ऑफिसर को अगर आप कुछ कंसिडरेशन लेके आप भेजेंगे, पोस्टिंग देंगे, तो उसका पूरा का पूरा फोकस उसी कंसिडरेशन पर रहेगा। अगर जो दे करके वो आया है उसी को रिकवर करने में उसका 2 साल निकलेगा, और उसके मन में एक बात रहेगी कि मेरे पास में ये चीज है तभी मेरी अगली पोस्टिंग होगी, ये नहीं है तो मेरी पोस्टिंग नहीं होगी। लोग बताते हैं, हम लोग भी ऑफ कैमरा है, कई लोग बताते हैं कि एक बार तो दे के जाना ही है और फिर उसको कंटिन्यू करना भी है। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये एक तरह से एटीएम है। इस सरकार में जो अधिकारी है इनके लिए एक एटीएम का काम कर रहे हैं। एक तो वन टाइम का कुछ सेटलमेंट दीजिए, उसके बाद बारी बारी जब भी जरूरत हो तो वो दीजिए। तो जो सरकार अधिकारियों को कुछ ले करके वहां भेजेगी, आप ये कभी उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि उसके खिलाफ में एक्शन आप नहीं ले सकते हैं।
आखिर क्या वजह है? आप मतलब कि मैं तो रांची चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का चेयरमैन रहा था। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ ऑन कैमरा, मतलब इसको वेरीफाई कर लिया जाए। मेरे पास में अरगोड़ा चौक का एक बच्चा आया। अरगोड़ा चौक से एक बच्चा मेरे पास में आया जब मैं रांची CWC का चेयरमैन था। बच्चा पूरी तरह से लहूलुहान था, आदिवासी बच्चा था। उसके पीछे खून के निशान, सर पे चोट। पुलिस मेरे पास में लेकर के आई तो वो आदिवासी बच्चा था, उसके साथ में क्या क्या किया गया था। उसके दांत को चाबी से तोड़ा गया था, उसको करंट लगाया गया था, उसको मारा गया था, उसको पीछे बेल्ट से मारा गया था, पूरा निशान, मतलब कंटिन्यू। वो बच्चा ऐसी उम्र में लाया गया था कि वो मुझे ये भी नहीं बता पा रहा कि किस घर से भागा है। वो भाग करके किसी ऑटो में छिपा, ऑटो में कुछ लोगों ने जाके पुलिस को दिया, पुलिस मेरे पास लेकर के आई। कब का मामला है? ये लगभग 2 साल पहले का, 2-2.5 साल पहले का मामला है। मतलब इसी सरकार में। तो मैंने पुलिस वाले से पूछा कि आपने FIR किया? तो नहीं, FIR नहीं किया। मैंने कहा क्यों नहीं किया? तो एक्यूज पता नहीं कौन है। तो मैंने कहा टेररिस्ट अटैक हो जाएगा तो FIR नहीं करेंगे, पता नहीं कौन टेररिस्ट है। चोरी होगा तो FIR नहीं करेंगे, पता नहीं कौन चोर है। अरे पुलिस का काम है एक्यूज को ढूंढना ना। आप FIR, तो पुलिस ने FIR नहीं किया। लेकिन फाइनली मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद जब FIR नहीं हुआ तो मैंने वहां से रिटर्न लेटर भेजा CWC से पुलिस के पास में, फिर भी FIR दर्ज नहीं हुआ। उसके बाद मैंने रांची में SSP से संपर्क किया कि इस केस में FIR दर्ज नहीं हुआ है। SSP ने मेरे सामने अरगोड़ा थाना प्रभारी को फोन किया, उसके बाद भी FIR दर्ज नहीं हुआ। मैंने जाकर के डायरेक्टर को बोला, उस समय के डायरेक्टर को, डायरेक्टर ने फॉलोअप लिया, फिर भी FIR दर्ज नहीं हुआ। 13 दिन के बाद मैंने उसको न्यूज में निकलवाया, हिंदुस्तान में वो खबर छपी कि 13 दिन से FIR एक बच्चे का नहीं हो रहा है। उस बच्चे का फोटो भी छपा, ये अभी भी न्यूज अवेलेबल है। ट्राइबल आर्मी ने उस खबर को ट्वीट किया CM को टैग करके। CM ने कार्रवाई के आदेश दिए, हेमंत सोरेन जी ने, और रात में 9 बजे FIR दर्ज हुआ। मतलब मुख्यमंत्री को फाइनली, मैं बोल रहा हूं आपको, ये एक बच्चा जिसको खून से लथपथ है, आदिवासी बच्चा, उसके FIR करने में कितने दिन लगे? 13 दिन। जबकि मैं बोल रहा हूँ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के चेयरमैन के नाते लिख के दे रहा हूँ FIR कीजिए आप इस पे और पकड़िए कौन है इसके पीछे। 13 दिन के बाद में FIR दर्ज हुआ। पुलिस बच्चे को लेकर के गई अरगोड़ा चौक के आसपास। बच्चे ने घर एक आइडेंटिफाई किया कि इस घर में मुझे रखा जाता था, और जैसा हमने काउंसलिंग में रिपोर्ट लिया था कि उसमें एक माँ बेटे ने इसको टॉर्चर किया है, घर से माँ बेटे निकले। कोई टैटू बनाता है उसका बेटा, अब तो मैं थोड़ा भूल गया एग्जैक्ट, नहीं तो मैं नाम बता देता। टैटू बनाने वाले थे वो लोग, और जाकर के ये हुआ। तो ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पुंदाक के पास से हमने एक बच्चे को रिकवर किया था, एक होटल से, ढाबे से एक बच्चे को रिकवर किया था। तो जब बच्चे को रिकवर किया तो चाइल्ड लेबर का जो केस होता है, चाइल्ड लेबर में आपको बता दूं, अगर बच्चा आपका शेड्यूल्ड ट्राइब है तो बाय डिफॉल्ट आपके ऊपर में ST/SC का केस लग जाता है, एट्रोसिटी एक्ट लग जाता है। तो लेबर का केस इतना मतलब भारी नहीं होता है, लोग आसानी से छूट सकते हैं। लेकिन अगर एट्रोसिटी लग गया तो भारी केस लग गया। तो उस बच्चे को लाया गया, तो अब उस बच्चे को एकदम गुमनाम बच्चा को, पड़ोसी कहाँ, उसके रिलेटिव कहाँ, माँ बाप कहाँ, कुछ पता नहीं उसका, उसको ये होटल वाले ने रखे हुआ था। पुलिस का जब FIR आया तो मैंने बोला कि इसमें एट्रोसिटी एक्ट आपने क्यों नहीं लगाया? तो बोला सर इसका ट्राइबल सर्टिफिकेट नहीं है। मैंने कहा प्राइमा फेसी तो बच्चा ट्राइबल ही है ना, ट्राइबल बता भी रहा है, इसका नाम जो बता रहा है अपना, उस सरनेम में भी ट्राइबल सरनेम है। ऐसा, मैंने कहा ऐसा सरनेम को है क्या नॉन ट्राइबल में आपकी नजर में? तो बहुत मशक्कत हुई, बहुत उस समय काफी फोन करने पड़े, तब जाकर के सुपर एट्रोसिटी एक्ट जो है वो हुआ है। तो कहने का ये मतलब है कि वो थाना प्रभारी जिसको SSP फोन कर रहा है, ये तो अभी भी चल रहा है। वो क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि अरगोड़ा का थाना प्रभारी निश्चित था कि मेरे ऊपर क्या कार्रवाई होगी। मैं तो ऊपर से लेन देन करके आया हूँ यहाँ पर। 13 दिन से उस पर FIR नहीं हुआ, मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, उसके बाद FIR दर्ज करने के, सिर्फ FIR दर्ज करने के जो लोग उसको दौड़ाए उस पर कोई कार्रवाई नहीं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज भी वो ट्वीट अवेलेबल है, लीगली तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी।
अभी भी हम लोग को बहुत फोन आता है, लेकिन में थाना है, रिसीविंग नहीं दे रहा है, लेकिन में थाना है, फायर नहीं ले रहा है, लेकिन में थाना है, कोई करे, ये तो कंटिन्यू है। तो वो क्योंकि जो नीचे का व्यक्ति है उसको ऊपर के व्यक्ति से कोई डर खौफ नहीं है। थाना प्रभारी को डीएसपी से डरना पड़ेगा, लेकिन वो कब नहीं डरेगा, जब वो कुछ ऐसा काम करके पोस्टिंग लिया उसने कि उसको मालूम है कि डीएसपी के हाथ में है नहीं मेरी पोस्टिंग। बात सब तो वही कहने का मतलब है, सबसे पहला काम झारखंड में अगर बतौर पॉलिसी मेकर अगर मुझसे इस चीज को अगर ठीक किया जाएगा तो लगभग 60, 70, 80% चीजें जो है यहीं पर जो है चीजें सुलझ सकती है। इंडस्ट्री पे क्या है, एजुकेशन इंडस्ट्री या ये कारखाना लगाना? देखिए हर या पर्यटन, हर स्टेट का रिक्वायरमेंट अलग होता है और उसकी मांग अलग होती है। हमारा ये सोचना है कि हम किसी स्टेट को कॉपी नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि जो चीज़ महाराष्ट्र में वो झारखंड में एप्लीकेबल नहीं हो, या जो बैंगलोर में वो झारखंड में एप्लीकेबल नहीं हो। झारखंड का अपना एक यूनिक कॉन्टेक्स्ट है। अब यूनिक कॉन्टेक्स्ट में इंडस्ट्रीज लगाने के लिए आपको जिन चीज़ों की जरूरत पड़ती है उसमें आपको लैंड की जरूरत है, आपको ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है, आपको कैपिटल की जरूरत है। तो मुझे लगता है झारखंड में सबसे ज्यादा कुछ अगर अवेलेबल है तो वो ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है। यानी ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है। यहाँ का ट्राइबल, यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत मेहनती है। आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, आप देखेंगे जाकर के तो लोग 12-12, 13-13 घंटा काम करते हैं। यहाँ की महिलाएं भी जो है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करती है। तो ह्यूमन रिसोर्स यहाँ पर बहुत पर्याप्त मात्रा में है। ह्यूमन रिसोर्स को अगर डेवलप किया जाए तो ऐसी कोई भी इंडस्ट्री जो कि ह्यूमन रिसोर्स बेस्ड हो, जहाँ पर लोगों की जरूरत ज़्यादा हो, ऐसी इंडस्ट्री को डेवलप जो है किया यहाँ जाना चाहिए। उदाहरण के लिए मैंने आपको जो गिग वर्कर्स का एग्जांपल आपको दिया, मान लीजिए हॉस्पिटल की बात करें, अगर हम हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में आपको नर्सेस जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। ऐसी कोई चीज़ को आप करें तो ही वो कुछ आगे चीज़ें बढ़ सकती है। काम किया है, बिल्कुल किया जा सकता है ना। आपने स्टार्टिंग में झारखंड को लेकर के, महाराष्ट्र के मेरे दोस्तों को जब मैं यहाँ लेकर के आता हूँ और जब हम लोग पतरातू घाटी घूमने के लिए जाते हैं तो पतरातू और लोनावला खंडाला में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों ब्यूटी के मामले में, नेचर के मामले में लगभग सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। लेकिन आज अगर आप लोनावला खंडाला जाएंगे तो 5 स्टार प्रॉपर्टीज आपको दिखेगी, हाई सिक्योरिटी मिलेगा। जो चीज़ यहाँ पर क्या है, मिसिंग है। अब मिसिंग हो क्यों ना, आपको मैं और एक फैक्ट बता रहा हूँ। आप यहाँ जितने पर्यटन के सर्किट्स को डेवलप किया गया है, नेतरहाट हो, पतरातू हो, कहीं भी जाइए वहां पर आपको गवर्नमेंट सर्किट मिलेंगे, गवर्नमेंट गेस्ट हाउस मिलेंगे। आप पता कीजिए कि क्या गवर्नमेंट गेस्ट हाउस कभी मिलता है आप लोगों को? नहीं। आप जब जाएंगे वो आपको फुल मिलेगा। और तो कहने का मतलब है कि अधिकारियों ने गेस्ट हाउस का पर्पस है कि लोग आए, रुके। आप किसी दूसरे का देखिए, आप उड़ीसा का टूरिज्म डिपार्टमेंट देखिए, महाराष्ट्र का देखिए, बाकायदा आप ऑनलाइन करके बिल्कुल करके बुकिंग करके वहां जाके ठहर सकते हैं। यहाँ जो भी आप सर्किट हाउस बुक करने जाइए ज्यादातर में आपकी बुकिंग ही नहीं ली जाएगी। यानी अधिकारियों ने क्या किया, खूबसूरत सा एक टूरिस्ट स्पॉट ढूंढा, रिजॉर्ट बनाए, सब बनाए और खुद ही यूज कर रहे हैं या अपने दोस्तों को यूज वो करवा रहे हैं। यानी उनके लिए रांची के अंदर सर्किट हाउस आप बिल्कुल आदमी नहीं ले सकते। वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना। तो कहने का मतलब है कि ये चीजें जब तक सॉल्व नहीं होगी तब तक पर्यटन में भी, अभी आप देखिए रिमिक्स फॉल हम लोग पिकनिक मनाने के लिए गए हुए थे जनवरी में। तो रिमिक्स फॉल नो डाउट बहुत खूबसूरत जगह है, बिल्कुल एक गोवा की फीलिंग देता है आपको, सैंड वैंड वहाँ पर है। लेकिन जब आप अगर गए होंगे, जब नदी में उतरेंगे तो आपको नदी के अंदर में केवल चावल दिखेगा, राइस। अब इसमें दो बातें हैं। पहला आप कह सकते हैं कि लोग इसको गंदा कर रहे हैं, लेकिन दूसरा ये भी है ना कि लोगों को रोकने के लिए कौन है? अगर वहाँ अथॉरिटी होगी, अगर अथॉरिटी कायदे से वहाँ काम करेगी, लोगों को रोकेगी, अगर कुछ फाइन जैसा सिस्टम होगा तो लोग वहाँ कभी नहीं। लेकिन फाइन जैसा सिस्टम आपने अगर ट्रैफिक पुलिस की तरह कर दिया कि वो फाइन किसी और काम के लिए ले रहा है, तो फिर वहाँ भी वही हल होगा ना। तो कितने बजे तक गए होंगे, मतलब वहाँ से कितने बजे निकल जाना पड़ता है? रिमिक्स फॉल से हम लोग तो करीब 7 बजे निकले थे। उसके बाद तो मुश्किल है। हाँ, 7 बजे के बाद तो मुश्किल है। रांची में 10 बजे के बाद कुछ नहीं, रात 10 बजे मुश्किल है। अभी आप देख लीजिए सेरम टो भी जो फ्लाईओवर बना है उसमें रात में लोग स्टंट कर रहे हैं। नहीं, रांची को हम जब देखते हैं, हम रहते हैं, हम देखते हैं कि 10 बजे के बाद आपको चाउमीन और मतलब वो मैगी मिल जाएगा, ब्रेड आमलेट मिल जाएगा, इसके अलावा नहीं कुछ नहीं मिलेगा। ऊपर से जो पीसीआर होता है वो घूम के दुकानों को बंद करवाता है। अगर कोई 11 बजे के बाद खुला है तो उसको लाठी डंडा करके बंद करके। देखिए गवर्नमेंट का कुछ रोल रहा नहीं, प्राइवेट सेक्टर के लोग भी कुछ करना चाह रहे हैं तो उनको वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है। मोराबादी में कई बार हुआ कि नाइट मार्केट चलेगा, नाइट मार्केट खुलेगा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन मोराबादी में क्या हुआ, मोराबादी में तो
एक बार मर्डर हुआ था 3 साल पहले, तो मर्डर हुआ और पुलिस ने फरमान क्या सुना दिया, पूरे मार्केट को बंद कर दिया। उसमें एक व्यक्ति ने सुसाइड भी कर लिया था, तंग आकर के, इससे बेरोजगारी से तंग आकर के। तो कहने का मतलब है कि स्कूल में कुछ हो रहा है तो पूरे स्कूल को आप बंद कर दीजिए, हॉस्पिटल में कुछ हो रहा है पूरे हॉस्पिटल को बंद कर दीजिए। तो ये रिग्रेसिव माइंडसेट यहाँ पर बहुत ज्यादा है। प्रोग्रेसिव माइंडसेट के कुछ करना क्या है उससे ज्यादा। मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा। अगर आपको मालूम होगा, यहाँ पर बोडिया में 8 माइल्स करके एक जगह है जहाँ पर उन्होंने ऑन एयर चालू किया, ऑन एयर चालू किया। यहाँ की सरकार ने परमिशन नहीं दिया। वो ऑन एयर बहुत अच्छे से उड़ीसा में चल रहा है पिछले 1 साल से। वो ले गया यहाँ से, वो कुछ दिन उड़ीसा रख रहा है, कुछ दिन रख रहा है खड़गपुर। यानी उड़ीसा वेस्ट बंगाल में जो चीज अच्छे से चल रही है वो अब झारखंड में। तो आप तो ऑन एयर लेकर के नहीं आए, लेकिन कोई और लेकर के आया तो आप उसको परमिशन भी नहीं दे रहे। ठीक है, अगर उसमें कुछ सेफ्टी चीजें चाहिए, एक टेक्निकल व्यक्ति उसमें सेफ्टी नेट देख सकता था कि सेफ्टी के प्रिकॉशन है कि नहीं, सारा चीज है कि नहीं इसमें, लेकिन रिस्क नहीं लेना है। मतलब सीधा उसको ब्लाइंड, जो काम उड़ीसा कर ले रहा है, जो काम वेस्ट बंगाल कर ले रहा है, जो काम नोएडा कर ले रहा है, हर स्टेट में ऑन एयर है, वो काम झारखंड में कोई प्राइवेट आदमी लेकर के आ रहा है, तो आप उसको एक परमिशन देने की हिम्मत जो है आपको, एक छोटा सा दुकान यहाँ रांची में नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर इसका मतलब है रिस्क आपको लेना नहीं है, बस मजे से जो चीज चल रही है उसको जो है चलते रहना है।